हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। तो जारी करते हैं अपनी चार्टर एक्ट की सीरीज को, या जो अपनी अधिनियमों की सीरीज थी। तो आज की सीरीज में हमारा जो डिस्कशन का मुद्दा होगा वो होगा चार्टर अधिनियम। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके साथ में 1786 में कुछ जो प्रावधान कॉर्नवालिस के लिए विशेषकर किए गए थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो उम्मीद है वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर कंफ्यूजन रहता है तो आप मैसेज के माध्यम से या जो आमोद सर को आप मैसेज कर सकते हैं कि कोई टॉपिक में आपको अगर कोई समस्या रहती है तो। खैर, तो चार्टर एक्ट की सीरीज में मैंने आपको पहले लेक्चर में याद होगा अगर आपको, तो आपको बताया था कि 1793 में पहला चार्टर अधिनियम आया था, और इस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था या भारत में व्यापारिक अधिकार था वो 20 और सालों के लिए बढ़ा दिया गया। चार्टर का मतलब है जो अधिकार पत्र है उनको या कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो अधिकार दिया जा रहा है, तो 20 साल के लिए कंपनी का चार्टर आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि 1813 तक वो आगे बढ़ गया। इसीलिए अगला चार्टर अधिनियम 1813 में आएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट में भी अगले 20 सालों के लिए कंपनी का चार्टर बढ़ा दिया गया, व्यापार का अधिकार। तो अगला चार्टर अधिनियम आएगा 1853, 1853 या ये 1853 कह रहा हूं, 1833 में फिर से 20 सालों के लिए कंपनी का चार्टर बढ़ा दिया गया, यानी कि अगला चार्टर आएगा 1853 में। और ये चार्टर एक्ट की सीरीज में अंतिम एक्ट होगा, क्योंकि इसके बाद कंपनी को कह दिया जाएगा कि आपके कार्यों को कभी भी भारत में समाप्त किया जा सकता है। और आपको याद ही होगा 1857 की क्रांति के बाद 1858 में रानी विक्टोरिया का चार्टर आया या उसका प्रोक्लेमेशन घोषणा हुई, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया और भारत डायरेक्ट इसके अधीन चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया या ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। तो यहाँ पर हम इन एक्ट्स को डिस्कस करते हुए चलते हैं और समझते हैं और किस किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले 1793 का चार्टर अधिनियम। तो चार्टर अधिनियम की सीरीज में पहला अधिनियम 1793। तो इसमें सबसे पहला मुद्दा यही कि कंपनी का चार्टर कितने साल के लिए बढ़ गया, 20 साल के लिए बढ़ गया। दूसरा मुद्दा इसका आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि कॉर्नवालिस को 1786 में वीटो की पावर दी गई थी। वीटो यानी कि निषेध करने की शक्ति या ना बोलने की शक्ति। तो कॉर्नवालिस किसकी बातों को या किसके विचारों को वीटो करना चाहता था, वो अपनी परिषद के विचारों को वीटो करना चाहता था। अगर आपको याद होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, आप अपने दिमाग में याद करते रहिए कि 4 सदस्यों वाली एक परिषद बनाई गई थी जो वायसराय को या फिर उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको सलाह देगी। और फिर हमने इसी में देखा था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में इन 4 सदस्यों की संख्या घटा करके 3 कर दी गई। तो अब 1793 में आप देखोगे कि जो विशेषकर पावर दी गई थी कॉर्नवालिस को 1786 में, यानी कि वीटो की पावर, निषेध की शक्ति। अगर वीटो आप नहीं समझते तो वीटो का मतलब ना बोलना या निषेध करना। तो ये बाकी के वॉइसरायर्स के लिए भी क्या कर दी गई है, बाकी के गवर्नर जनरल के लिए इसको विस्तारित कर दिया गया, यानी कि अब गवर्नर जनरल के पास अपनी परिषद के नियमों को या अपनी परिषद के डिसीजंस को वीटो करने की शक्ति उसके पास आ गई। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा वीटो का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कॉर्नवालिस के लिए वीटो तो 1786, और अगर आपसे ये पूछे कि अन्य गवर्नर जनरलों के या अन्य जो अधिकारी या गवर्नर जनरल का जो बंगाल का उसके लिए कब वीटो पावर आई, तो आप कहते हैं ना 1793 में। और कॉर्नवालिस के लिए 1786 में विशेष प्रावधान था और साथ में कंपनी का चार्टर 20 सालों के लिए बढ़ा। तो एक आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, जब आप 1813 के अधिनियम में आते हैं, चार्टर अधिनियम में आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आ जाते हैं। तो सबसे पहला वही कंपनी का चार्टर 20 साल के लिए बढ़ गया। ये तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, इसमें याद रखने वाले जो तथ्य हैं वो पहला तथ्य ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका जो मोनोपोली था, या जिसे हिंदी में एकाधिकार कहते हैं, वो समाप्त कर दिया गया। तो मोनोपोली को आप इस तरीके से समझिए, मान लिया कि पूरे देहरादून में एक ही पेन की दुकान है और उसी के पास अधिकार है कि केवल वही पेन बेचेगा। तो जो वो पेन का रेट डिसाइड करेगा उसी रेट पे पेन बिकेगा, यानी कि उसका एक अधिकार रहेगा। तो अगर सरकार उसके एकाधिकार को समाप्त करना चाहती है तो सरकार क्या करेगी, सरकार दूसरी दुकानें भी खुलवा देगी पेन की। और जब दूसरी दुकानें खुल जाएंगी पेन की तो फिर आप देखेंगे कि कंपटीशन बढ़ेगा। तो यहां पर भी आप कंपनी के लिए देखेंगे कि कंपनी का मोनोपोली क्या कर दिया गया, एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। और इस एक अधिकार को समाप्त करने में एक और पेच आ जाता है, नोट करके आप इसे ध्यान रखिएगा
कि चाय यानी कि टी और चीन के साथ व्यापार में यानी कि चाइना के साथ व्यापार में कंपनी का एक अधिकार अभी भी बना है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार तो समाप्त हो, लेकिन किन कमोडिटीज में या किन के साथ व्यापार में, तो चाय और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एक अधिकार बना है। और चीन के साथ ही मुख्यतः चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। और आप इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना, अफीम युद्ध, ओपियम वॉर। तो ये ओपियम वॉर क्या है, तो आपसे पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ओपियम वॉर किसके बीच में लड़ा गया, तो ब्रिटेन और चीन के बीच में ये ओपियम वॉर लड़ा गया है। कारण इसका यह था क्योंकि ब्रिटेन चाइना से चाय खरीदा करता था और उसके बदले में उसे क्या दिया करता था, सोना चांदी करेंसी दिया करता था। अब यहां अगर बैलेंस देखोगे ट्रेड का, तो आप देखोगे किसके पक्ष में जा रहा है, चीन के पक्ष में जा रहा है। और चाइना का चाय भी बिक रहा और पूरा चाय, फिर उससे ब्रिटिश भी मुनाफा कमाते थे, लेकिन ब्रिटिश कोई दुकानदार थे तो उनको तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, भारत में पता था सस्ता अफीम मिल जाएगा, भारत में बहुत अफीम होता है, औरंगजेब ने अफीम की खेती पर रोक लगाने की कोशिश की। अगर आप आज भी चेक कर लोगे तो नीमच के पास अभी भी अफीम की खेती होती है भारत में। तो अंग्रेजों ने चाइनीज को अफीम की लत लगाई और उन्होंने अफीम बेचना शुरू कर दिया। अब चाइनीज को जब अफीम की लत लग गई तो अब वो अफीम खरीदते और उसके बदले में चाय अंग्रेजों को बेच देते। और राजा को, जब चीन के राजा को इस बात का पता चला तो उसने अफीम पर रोक लगाने की कोशिश करी और इसी क्रम में अफीम युद्धों की शुरुआत हो जाती है। तो आप याद रखना कि अफीम युद्ध किसके बीच में, चीन और ब्रिटेन के बीच में। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान रखना साथ साथ में इसमें, तो एक आप इस पॉइंट को याद रखोगे। तो ये कारण क्या था इसका, इसके कारण यह था क्योंकि नेपोलियन के युद्धों के कारण, लगातार युद्धों के कारण ब्रिटेन में काफी अफरा तफरी मची हुई थी, व्यापार में नुकसान हो रहा था और ऊपर से नेपोलियन जो है कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय नीति का पालन करवा रहा था, जिसमें आर्थिक नुकसान हो रहा था ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन की कंपनियों को भी भारत आने की अनुमति मिल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें आप ध्यान रखना, ईसाई मिशनरियों को या ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की अनुमति मिल गई। तो लाइसेंस लेकर के वो भारत में आकर के बस सकते थे और अपना धर्म प्रचार कर सकते थे। और इससे जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं वह भारत में आकर क्या कर सकेंगे, धर्म का प्रचार कर सकेंगे, यानी कि भारत को ईसाई बनाने की कोशिश वो करेंगे। और इससे कई सारे धार्मिक मतों से जुड़े हुए लोग जो थे वो नाराज थे। और आप देखोगे 1897 क्रांति में एक ना एक कारण ये भी रहेगा कि धर्म के ऊपर आघात कर रहे थे अंग्रेज। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा आप याद रखिएगा कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें ये व्यवस्था की गई कि शिक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य किए जाए। तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अनुदान की बात की गई। इसके लिए एजुकेशन के लिए, तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अनुदान की भी व्यवस्था इसके अंदर कर दी गई। तो आप इस बातों को ध्यान रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो इसमें यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की अनुमति, 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए अनुदान की व्यवस्था कर दी गई। तो इस तरीके के कुछ और तथ्य भी आपको इसमें दिखेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य को आप ध्यान में रखते हुए चलोगे। और अफीम युद्ध को भी आप साथ में याद रखो, कुछ वर्षों के बाद अफीम युद्ध भी शुरू हो जाएंगे। तो 1813 का चार्टर एक्ट, इसके बाद आता है 1833 के चार्टर अधिनियम में। तो 1833 के चार्टर अधिनियम की बुनियाद यहीं पर पड़ी हुई है। तो आप सबसे पहले इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि कंपनी का मोनोपोली पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि चाय और चीन को लेकर के भी जो कंपनी के पास मोनोपोली थी उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि कंपनी एक क्या हो गई, प्रशासनिक इकाई के रूप में ढाली गई। यानी कि अब आपसे पूछेगी चाय और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार कब समाप्त किया गया, तो आपका आंसर 1833 का अधिनियम होगा। और अगर ये पूछे कि चाय और चीन के व्यापार का एक अधिकार को छोड़ करके अन्य एक अधिकार समाप्त कर दिए गए, तब आप 1813 को आंसर करोगे इसके अंदर। तो पहला मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही था। दूसरा मुद्दा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं यहाँ पे मोनोपोली लिख देता हूँ, समझ जाना कि मोनोपोली पूर्णतः अबॉलिश हो गई, यानी कि कंप्लीटली अबॉलिश हो गई है। दूसरा मुद्दा याद रखना, मैंने आपको बताया था कि 1773 के चार्टर एक्ट में 4 सदस्यों वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया था, कार्यकारी परिषद हिंदी में कहते हैं इसको। और आप अपने मन में याद करते रहिए साथ साथ में, जो
गवर्नर जनरल को क्या करती थी, सहायता प्रदान करती थी उसके डिसीजन मेकिंग में। जैसे आज मोदी जी के पास कैबिनेट मंत्री है तो उसी तरीके से इनके पास ही परिषद हुआ करता था। फिर पिट्स इंडिया में आपको पता है एक संख्या घटा दी गई थी, यानी कि संख्या घटा करके 3 कर दी गई थी। तो यहीं पर इसी बैकग्राउंड के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 1833 के अंदर एक अतिरिक्त विधि सदस्य जोड़ा गया। कैसा सदस्य था ये, विधि सदस्य। तो एडिशनल लॉ मेंबर जोड़ा गया। तो ये एडिशनल लॉ मेंबर क्या करता, कानूनी मामलों में सलाह प्रदान करता किसको, गवर्नर जनरल को। तो ये अतिरिक्त विधि सदस्य याद रखना है, ये था लॉर्ड मैकाले। और 1833 के अधिनियम के आधार पर ही आगे विधि आयोग बनेगा। मैं तीसरा यहां पर विधि आयोग लिख देता हूं, और ये आपका क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर में कि जो लॉ कमीशन या विधि आयोग बना था वो किसकी अध्यक्षता में बना था, इसी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या बना था, विधि आयोग बना था। भारतीय नियमों के अधिनियमों को या जो पुराने कानून थे उनको कोडिफाई करने के लिए विधि आयोग लाया गया था। एक और चीज ध्यान रखना, इसी मैकाले ने भारत के जो दंड संहिता है आईपीसी है उसका भी निर्माण किया है। ठीक है, जो आज हम पढ़ते हैं कि 1860 की भारतीय दंड संहिता, तो उसको निर्माण करने वाला भी कौन था, लॉर्ड मैकाले ही था। तो यही लॉर्ड मैकाले अतिरिक्त विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। तो आप इसी बैकग्राउंड जब आप पढ़ते हैं ना अतिरिक्त विधि सदस्य, तो यहाँ पर इसी की बात हो रही है। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी, कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, उसमें जो पहले 4 सदस्य फिर घटा करके 3 सदस्य हो गए थे 84 में, अब वो फिर से एक अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिया गया। इस अतिरिक्त सदस्य को डिस्कशन करने का या मीटिंग में भाग लेने का अधिकार तो था, लेकिन अभी इसे वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। और साथ ही में से याद रखना विधि आयोग। और इससे आप मैकाले का तो शिक्षा का जो मिनट है उसको तो आप याद रख ही सकते हो। ठीक है, तो 1835 में वो भी आ जाएगा। ठीक है, वहां भी लॉर्ड मैकाले आपको दिखाई देगा। चौथा बड़ा कारनामा और सबसे शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और भारत के मतलब आपकी जीएस के लिए तो है ही, और भारत के लिए भी, भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक घटना घटी। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मैं यहां पे शॉर्ट में जी लिख दे रहा हूं, गवर्नर जनरल। तो अब आपको क्रम याद आ रहा होगा कुछ। ठीक है, तो 1773 में क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अब दूसरा मुद्दा यहाँ पे आपको याद रखना है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। तो जैसा हमने देखा था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। तो इस तथ्य को भी आप साथ साथ में से क्या रखोगे, याद रखोगे। तो ये जो अधिनियम है अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण। और साथ में ये तो इसमें मुद्दा है ही कि कंपनी का चार्टर जो है वो अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसमें कुछ कम महत्वपूर्ण तथ्य भी है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे इसमें एक कहा गया कि सरकारी नौकरियों में जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो जाति धर्म आदि का जो भेदभाव होता है नौकरी के मामलों में बात कर रहा हूं अभी, उसको समाप्त करने की बात की गई। और साथ में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा इसका ये रहेगा कि दासों की स्थिति सुधारने की इसमें बात। देखो अभी मैं दास प्रथा का खात्मे की बात नहीं कर रहा हूं, दासों की स्थिति सुधारने की बात कर रहा हूं। यानी कि कहीं ना कहीं दासता के ऊपर भी आघात की कोशिश कर रहे हैं, और इसका असर आपको ठीक 10 साल के बाद दिखेगा। आप इसे याद रख सकते हो, इसको मेमोरी मैप की तरह याद रखना। 1833 के चार्टर अधिनियम में दासों की स्थिति के ऊपर बात की गई, और इसके ठीक 10 साल के बाद 1843 में लॉर्ड एलन बरो के काल में जब वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, दास प्रथा का अंत हो गया, यानी कि अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। और आप देखेंगे अमेरिका ने 1863 में जब उन्होंने सिविल वॉर गृह युद्ध लड़ लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी दास प्रथा को समाप्त किया, जो अश्वेतों को उन्होंने दास बना रखा था। तो देखिए उन मायनों में भारत अमेरिका से भी पहले ही क्या कर दिया, दास प्रथा का खात्मा कर दिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल रहेंगे और भारत के पहले गवर्नर जनरल रहेंगे, और 1833 के अधिनियम के द्वारा जो किए गए कार्य थे आपको भी याद रखना है। जैसे मोनोपोली को पूर्ण तरीके से समाप्त करना, अतिरिक्त विधि सदस्य का जोड़ा जाना, विधि आयोग की स्थापना करवाना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाना। और अब इसके क्योंकि अब भारत का गवर्नर जनरल तो इसके अधिकार क्षेत्र भी बढ़ते चले जाएंगे, तो इसके अधिकार क्षेत्र में क्या हुआ, इजाफा हो गया। तो इसीलिए जो सदस्य था, विधि सदस्य, वो जोड़ा गया था।
और साथ में ये वाले पहलू भी आप इसको ध्यान में रखोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे पेपर के अंदर। तो आप उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझने में से क्या रहेगी, आसानी रहेगी। खैर, तो फिर 20 साल के लिए जब कंपनी का चार्टर पड़ा तो अगला चार्टर अधिनियम कब आएगा? 1853 में। तो 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि इसमें कह दिया गया कि कंपनी का चार्टर अब 20 साल के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा और कंपनी को कभी भी क्या कर दिया जाएगा? उसके कार्यों से वंचित कर दिया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण मुद्दा था इसके अंदर। और जो विधि सदस्य जोड़ा गया था यहां पर, जो 1833 के चार्टर अधिनियम में, अब वो पूर्ण सदस्य के रूप में कार्य करने लगेगा। कहां? आपका गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के अंदर। तो यहां पर ये 1853 का जो है आपका अंतिम चार्टर अधिनियम आता है। और इसे मैं आपको समझा देता हूं। 1858 की घटना वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति का ठीकरा फूटा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और अब रानी विक्टोरिया की घोषणा होगी, प्रोक्लेमेशन ऑफ रानी विक्टोरिया, जो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ करके सुनाई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही था, आप इसी क्रम को याद रखना जो मैं आपको गवर्नर और गवर्नर जनरल की बात बता रहा हूं। तो 1858 में सबसे पहला मुद्दा यही रहा कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसका पदनाम अब हो गया वायसराय। तो अब हम जब बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इसको वायसराय कहेंगे। तो पहला वायसराय जब आपसे पूछता है तो लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए, याद रखने का इन एक्ट्स को सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप जब इन एक्ट्स को एक बार पूरा पढ़ लेते तो एक अपने दिमाग में क्रम बना लेंगे, अलग अलग चीजों का अलग अलग क्रम बना लेंगे। जैसे जब आप 1947 तक अधिनियम पढ़ लेंगे तो जब आपसे कोर्ट की बात पूछेगा तो आप कोर्ट को समझाने में क्या रहोगे? सफल रहोगे। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। अब आपसे पूछे गवर्नर जनरल का ही क्वेश्चन पूछे तो यहां तक आप परिचित हो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर पूछे कि पहला वायसराय तो तब आप कह दोगे लॉर्ड कैनिंग। और ऐसे हम देखेंगे 1947 में क्या बदलाव। मैं आपको पहले ही बता देता हूं 1947 में क्या बदलाव हुआ। 1947 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को फिर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वो व्यवस्था तो 1935 में ही हो जानी थी, लेकिन चलो हम 1947 के बाद ही मान करके उससे चलते हैं। तो आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो पूछे तो आप कहोगे माउंटबेटन। और आपसे पूछे कि आजाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, या भारतीय गवर्नर जनरल ही पूछ ले सीधा आपसे, तो आप कह दोगे सी राजगोपालाचारी। तो ये जो है इन क्रम को आपको क्रमबद्ध तरीके से क्या करना है? याद रखना है। ऐसे अगर आपसे कोर्ट का पूछेगा तो मैं अभी आपको जब आगे 1935 का अधिनियम पढ़ा चुका हूं तो तब मैं आपको कोर्ट के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पर मेन वो मुद्दे बता रहा हूँ जो कंसेप्चुअल है। बाकी फैक्चुअल चीजें तो आप खुद भी, अगर खाली जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसको खाली तथ्यात्मक रूप से याद रखना है, वैसे मैंने सारे पॉइंट कवर करवा दी, उन पॉइंट्स को भी आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। खैर, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप समझने में कामयाब रहे होंगे। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा ये बदलाव किया गया। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या समाप्त हो गई। तो अब आप अपने दिमाग में एक चार्ट बना लोगे कि अब जो है, पहले सिस्टम ये चलता था, मैं इसको मिटा देता हूँ, कि ब्रिटिश क्राउन, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर आता था भारत। यानी कि भारत पे डायरेक्ट अधिकार किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और इनडायरेक्ट अधिकार किसका था? ब्रिटिश क्राउन का था। लेकिन 1858 के बाद, यानी 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई, तो उसके बाद आप देखोगे भारत जो है डायरेक्ट किसके अधीन चला जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाएगा। तो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाएगा तो कुछ नए पद भी सृजित होंगे, जैसे भारत सचिव का पद। ये हमने पहले भी चर्चा करी थी इस बात पर। फौज में भारतीयों की संख्या घटाई जाएगी और यूरोपियंस की संख्या बढ़ाई जाएगी थोड़ी सी। पहाड़ी क्षेत्रों से सेना की भर्ती कराई जाएगी। तो ऐसे कई सारे कार्य किए गए। हड़प की नीति का त्याग किया गया। अच्छे शासन की बात की गई भारत के अंदर। तो ये आपको काउंसिल एक्ट की सीरीज में दिखेगा। तो अगली बार जो अगला लेक्चर है आपका, वो काउंसिल एक्ट की सीरीज के ऊपर होगा। काउंसिल एक्ट को हम चर्चा करते हुए फिर आगे की तरफ इसमें बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।